गुड इवनिंग क्लास। मैं रिजवी सर आप लोगों के साथ आ चुका हूं। जल्दी से लाइव आ जाओ बेटा। गुरुजी क्लास का टाइम क्या है बेटा? लाइव आ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग। कमेंट्स करके बताओ कितने लोग लाइव आ चुके हो। क्लास स्टार्ट हो गई है बेटा। चलिए, जय हिंद सर। लो कुछ आ गए बेटा, सब लोग आ जाइए जल्दी से जल्दी। सेशन को शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग विमलेश कुमार, नीलम सिंह, गुड इवनिंग सर जी। चलिए, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहे हैं। सादर प्रणाम सर। सुशील कुमार, शिवम, यस, अनीता वाजपेयी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, हेलो। कोमल, मतीन अली, अजीत कुमार, विकास कुमार, राजेंद्र कुमार, शिवानी गुप्ता, कोमल, सुधीर। चलिए, सब लोग लाइव आ चुके हैं। जल्दी से लाइव आ जाओ और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। जल्दी से लाइव आ जाओ, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। देखो, आज होने वाला है धमाल, समझ रहे हो ना? आज का सेशन बहुत ही अच्छा स्टार्ट होगा बेटा। तो जल्दी से जल्दी सबको। शोभा वर्मा, गुड इवनिंग। कोमल, विकास कुमार, नमस्ते बेटा। चलिए, आइए स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही अच्छा सेशन आज का रहेगा। अपने दोस्त यार भाई बहन जितने लोग टीचर से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, टेट, सीटेट, सुपर टेट, सबको आप शेयर कर दो। बहुत ही मजा आने वाला है क्लास में, ठीक है? तो ब्रजेश चौधरी, सब लोग आ चुके हैं। चलिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइस। चलिए, आइए हमारे साथ। कल हमने आप लोगों को क्वेश्चन कराए थे लास्ट में, और उसके पहले कुछ टॉपिक क्लियर कराए थे। और हम लोग ऐसा करेंगे, ऐसी स्ट्रेटजी बना के चलेंगे बेटा कि आगामी परीक्षा 23 तारीख को हम लोगों के पास कम से कम इतनी नॉलेज हो जाए कि सीडीपी में हम लोग क्वेश्चन कोई छूटे ना हमसे, ठीक? 30 में 30 मेरा वादा, और आप लोगों की क्या तैयारी, ठीक है? चलिए, यूपी टेट की क्लास है बेटा। अब देखो, यहां पर हमने कल आपको जीन पियाजे के बारे में थोड़ा सा बताया था, जीन पियाजे के बारे में। तो आइए, जीन पियाजे, चलिए, यूपी टेट, एस टेट, सी टेट, बिल्कुल। आसमा यादव, चलिए, लाइव आ चुके हैं सब लोग। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बिल्कुल सर, सब आप लोगों का सहयोग, ठीक। आइए देखिए, यहां पर हमने जीन पियाजे में कल आपको एक संगठन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करी थी। 2-4 पॉइंट और सीखते हैं आज, ठीक? और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पे जाएंगे। 2-4 पॉइंट और सीखते हैं। कितने लोग लाइव आ चुके हो? 24 लोग अभी हैं। जल्दी से और शेयर करो, जल्दी से शेयर करो। चलिए, आइए देखो, हमने कल स्कीमा के बारे में थोड़ी सी चर्चा करी थी। स्कीमा के बारे में बताया था कि स्कीमा को 2 भागों में बांटा। एक कहा संगठन, और दूसरा कहा अनुकूलन। देखो, एक संगठन, दूसरा अनुकूलन। बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेट होके पढ़ाई करो, ठीक है? और हम आप लोगों के लिए लाइव आ चुके हैं। बढ़िया, ठंड बहुत है, रजाई के अंदर रहिए, बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप तक हम पहुंच रहे हैं, ठीक है?
तो बढ़िया आराम से चाय के साथ, पकौड़ी के साथ खाते पीते रहिए और क्लास का आनंद लीजिए। आइए देखो, संगठन का अगर हम इंग्लिश वर्ड बताएं तो आप कहते हो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कहते हो ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम आपसे पूछें संगठन के बारे में बताओ, तो आप कहते हो कि आपसे अगर हम एक एग्जाम्पल आपको समझाएं और आपसे कहें कि बेटा हमें कोई पार्टी करनी है और उस पार्टी का ऑर्गेनाइज आपको देखना है, ऑर्गेनाइजेशन करना है कि कैसे क्या क्या चीज़ें उस फंक्शन में या उस पार्टी में होनी है, तो आप बताओ आप अपना दिमाग लगाओगे या मेरा या किसी और का? ध्यान से सुनना, जब भी जीन पियाजे की थ्योरी में संगठन शब्द आए तो वहां आप ये समझना ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। तो देखो थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल समझाते हैं आपको कि जब आप किसी चीज़ का ऑर्गेनाइज करते हो ना, तो तब क्या करते हो, अपने खुद का विचार और अपने खुद के विचार के माध्यम से जब कोई निर्माण करते हो, कोई चीज़ स्टार्ट करते हो, तो वही क्या कहलाता है, संगठन। यहाँ पर हमने क्या कहा, खुद के विचार, मतलब स्वयं का विचार, स्वयं के विचार से, स्वयं के विचार से निर्माण करना, निर्माण करना, स्वयं के विचार से निर्माण करना किसी चीज का, वो क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक क्वेश्चन आए और आपसे पूछे कि एक बालक अपने पाठ्य पुस्तक या अपने स्कूल जाते टाइम पाठ्य पुस्तक में खुद से निर्मित चीजों को तैयार करता है, तो आप उसको क्या कहोगे, संगठन। क्या कहोगे, संगठन। इतनी बात समझ में आई। और हमने यहाँ पर आपको अनुकूलन में 2 भागों में बांट के बताया था, तो आपने कल समझा होगा, आज थोड़ा सा फिर जल्दी से समझो। आप पहला कहते हो समावेशन, समावेशन। एक बार कमेंट्स करके बता दो सारी चीजें क्लियर दिख रही हैं, सारी चीजें क्लियर दिख रही हैं, एक बार कमेंट्स करके बता दो। चलो एक बार कमेंट्स करके बताओ, सब बिल्कुल बढ़िया से दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आओ सीखते हैं। एक आपने कहा समावेशन, दूसरा आपने इसी को क्या नाम दिया, आत्मसात्करण, आत्मसात्करण। और इसी को आप अगर इंग्लिश में बोलते हो तो क्या बोलते हो, एसिमुलेशन, एसिमुलेशन। अब देखो दूसरा इन्होंने भागा बांटा, तो क्या कहा, समायोजन, समायोजन, समायोजन। या इसी को आप कहते हो, दिख रहा है मतीन अली जी सर, दिख रहा, दिख रहा, बढ़िया। आओ, समायोजन या इसी को आप कहते हो समविष्टीकरण, समविष्टीकरण। बहुत प्यार से, बहुत आराम से समझेंगे, जल्दबाजी नहीं करना है। चीजें अगर सीख लेंगे एक बार तो कितना भी हो। पेन का कलर चेंज कर लें, 2 कलर में है, चलो ठीक है। तो एक आपने कहा समायोजन, समष्टीकरण, इसी को आप कहते हो एकोमोडेशन, ठीक है। एक कहते हो एकोमोडेशन, एक कहते हो एसिमुलेशन। यहां पर क्या होता है, जब हमारे पास पूर्व का नॉलेज हो, पूर्व का ज्ञान। देखो बेटा कुछ दिक्कत है, अपने आप कलर चेंज हो रहा है, दिख नहीं रहा है क्या, चलो इसमें कहते हो पूर्व का ज्ञान हो और साथ ही साथ नया ज्ञान, साथ ही साथ, साथ ही साथ क्या कहते हो, नया ज्ञान। देखो यहां पर हम बस एग्जाम्पल देकर सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमने कहा जब बालक के पास पूर्व का ज्ञान हो और उसके आधार पर समाज में अपने आप को समायोजित करता है, तो क्या कहलाता है, समावेशन या आत्मसात्करण। हमने कहा एक बालक को पता था
कि कुत्ता काले रंग का होता है और कुछ समय बाद वह सफ़ेद रंग का कुत्ता देख लेता है, तो अपने स्कीमा में, मानसिक संरचना में विचार लाता है और कहता है कि नहीं, कुत्ता काले रंग का नहीं, सफ़ेद रंग का भी होता है, और उसके आधार पर पूर्व ज्ञान में संशोधन किया तो वो क्या कहलाएगा? समावेशन। अब देखो यहीं पर अगर हम दूसरा एग्जाम्पल बताएं आपको, आप बालक को पता है कुत्ता काले रंग का होता है, उसके 4 पैर, 1 सर, 1 पूंछ, और ये सारी जानकारी कुत्ते के बारे में वो जानता है। और कुछ समय बाद वो बिल्ली को देख लेता है, कुछ समय बाद वो बिल्ली को देख लेता है। जब बिल्ली को देखता है तो क्या उसके भी 4 पैर, 1 सर, 1 पूंछ देखता है। तब उसके मानसिक संरचना में विचार आता है, स्कीमा में विचार आता है कि नहीं, कुत्ते की ही नहीं, बिल्ली के भी 4 पैर, 1 पूंछ, 1 सर होती है। तो जब पूर्व ज्ञान में संशोधन करके नया ज्ञान ऐड करे तो क्या कहलाएगा? समायोजन या समिष्टीकरण। चलो, यहां तक की बातें कल क्लियर थी। आज देखो आगे की चीजें बताते हैं। आओ, अब देखो यहां पर एक शब्द आपको पेपर में बहुत परेशान करता है, और वो शब्द की बात बताएं हम तो आप कहते हो संरक्षण। संरक्षण। अब आप बताओ, संरक्षण के बारे में अगर हम चर्चा करें तो संरक्षण, जीन पियाजे की थ्योरी में संरक्षण, जब यहां पर इसका मीनिंग निकालें तो आप कहते हो रूप, रंग, आकार। रूप, रंग, आकार व वातावरण, वातावरण, इनसे क्या कर ले जाए? अंतर कर ले जाए, अंतर कर ले, या वातावरण में क्या स्थान है ये चीज जान जाए तो वो क्या कहलाता है? संरक्षण। जब बालक को पता हो जाए कि रूप, रंग, आकार उसका वातावरण में क्या स्थान है और क्या अंतर है, ये चीजें कर लेता है तो क्या कहलाता है? संरक्षण कहलाता है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? ठीक, अब आओ आगे की बात बताएं। तो एक शब्द कल हमने आपको बताया था, स्कीम्स। स्कीम्स, अगर हम स्कीम्स की बात बताएं तो आप स्कीम्स में कहते हो कि जब बालक रोजमर्रा, बालक का वह सार्थक पैटर्न जो बार बार क्रिया करे, मतलब किसी चीज के बारे में क्या करे? बार बार क्रिया करे, वह व्यवहार में मतलब बार बार क्रिया करता है। व्यवहार का वह सार्थक पैटर्न जिसमें वह कोई चीज, क्रिया बार बार करता है, व्यवहार का वह सार्थक पैटर्न, जो क्रिया क्या करे? व्यवहार के सार्थक पैटर्न, वो जो क्रिया बार बार दोहराता है उसी को क्या कहते हो? स्कीम्स। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको बोलें कि एक बच्चा विद्यालय जाते समय अपने शर्ट के बटन को बंद करता है, वह किसके अंतर्गत आएगा? स्कीम्स। या एक बच्चा विद्यालय जाते समय अपने जूते के फीते को बंद करता है, वह किसके अंतर्गत आएगा? तो किसके अंतर्गत आएगा? स्कीम्स के अंतर्गत। ठीक, चलो यहां तक की बातें, 2-4 पॉइंट इसमें थे जीन पियाजे की थ्योरी में जो आपको बताना बेहद जरूरी था। कुछ पॉइंट और हैं, आइए आगे के पॉइंट को सीखते हैं जल्दी से। देखो यहां पर अगर हम बात करें तो एक आपने देखा होगा अनपलटावी, और दूसरा आप कहते हो पलटावी। एक कहते हो अनपलटावी गुण, ठीक, दूसरा कहते हो पलटावी गुण। एक कहते हो रिवर्सिबल और एक कहते हो अनरिवर्सिबल। यहां पर देखो हम समझाएं तो यहां से क्वेश्चन बनता क्या है कि पलटावी गुण क्या होता है, अनपलटावी गुण क्या होता है। तो हम आपको समझाएं पलटावी गुण और अनपलटावी गुण के बारे में। देखो पलटावी गुण वह होता है जब बालक अपने विचारों को क्या करे? पलट ले। क्या करे? पलट ले, वही क्या कहलाता है? पलटावी का गुण। और जब बालक अपने विचारों को पलट नहीं पाता उसी को क्या कहते हो? अनपलटावी का गुण। हम आपको समझाएं थोड़ा सा। देखो आपसे पहला क्वेश्चन बना कि पलटावी गुण किस अवस्था में पाया जाता है, तो अनपलटावी की बात बताएं तो अनपलटावी आप कहते हो जीन पियाजे की पहली और
दूसरी अवस्था में। पहली और दूसरी अवस्था में अनपलटावी का गुण पाया जाता है, और तीसरी और चौथी अवस्था की बात करें तो आप कहते हो तीसरी और चौथी अवस्था में पलटावी का गुण पाया जाता है। थोड़ा सा हम इस अनपलटावी और पलटावी की मीनिंग को समझें कि क्या होता है। देखो, अगर 2 गुणे 2 बराबर 4 हमने किसी बच्चे को सिखा दिया, बेटा 2 गुणे 2 बराबर क्या होता है, 4 होता है। जल्दी से सेशन को और बढ़ाओ, जल्दी से सेशन को और बढ़ाओ, लाइक करो और शेयर करो। कितने लोग लाइव हो? चलिए, हमने कहा 2 गुणे 2 बराबर क्या होता है बेटा, 4 होता है। किसी बच्चे को हमने समझाया, कहा बेटा 2 गुणे 2 बराबर 4 होता है, और सपोज उसी बच्चे को हमने कहा बेटा 2 + 2 बराबर भी क्या होता है, 4 होता है। अब ये बच्चा जो पहली और दूसरी अवस्था का बच्चा है, कहने का मतलब पहली अवस्था की बात करेंगे तो पहली अवस्था संवेदी गामक अवस्था, और दूसरी की बात करेंगे तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, पहली और दूसरी अवस्था की बात करेंगे तो पहली और दूसरी अवस्था के बालक में कौन सा गुण पाया जाता है, तो कौन सा, अनपलटावी का गुण पाया जाता है। इसमें क्या 2 गुणे 2 बराबर 4, जैसे ही हमने बच्चे को बताया कि 2 गुणे 2 बराबर बेटा 4 होता है, और थोड़ी देर बाद अगर उसको हम बता रहे कि बेटा 2 + 2 बराबर भी 4 होता है, तब वो क्या करता है, अपने स्कीमा में, अपने मानसिक संरचना में इन विचारों को क्या करता है, पलट नहीं पाता। तो कौन सा गुण पाया जाएगा, अनपलटावी। कहने का मतलब 2 गुणे 2 बराबर 4 समझ गया, लेकिन 2 + 2 बताया तो अपने विचारों को पलट नहीं पाता। विचारों को पलट पाने में हुई कठिनाई को क्या बोलते हो, अनपलटावी का गुण। देखो, अगर हम तीसरे और चौथे स्टेज की बात करें तो तीसरे और चौथे स्टेज में आप कहते हो कि बेटा 2 गुणे 2 बराबर 4 होता है। अब ये अवस्था आप कहां से काउंट करते हो, 7 से ऊपर का बच्चा। तीसरी अवस्था में कौन सी अवस्था होगी, मूर्त, ठोस या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, कंक्रीट। अब देखो, यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर तीसरी और चौथी अवस्था में जब बालक पहुंच जाता है तो वहां पर कहते हो कि 2 गुणे 2 बराबर 4 होता है, और धीरे से समझा देते हो 2 + 2 बराबर भी 4 होता है। तो विचारों को वो पलट लेता है, मान लेता है कि हाँ 2 गुणे 2 बराबर भी 4 होता है और 2 + 2 बराबर भी 4 होता है। जल्दी से कमेंट करके बताओ सबको समझ में आया कि नहीं। रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबल, ठीक, अनरिवर्सिबिलिटी और रिवर्सिबिलिटी, ये 2 होता है, पलटावी और अनपलटावी। बताओ जल्दी से, सबके समझ में आया कि नहीं, कमेंट्स बताओ। चलिए, अब देखो, अगर क्वेश्चन बना और पूछा जीन पियाजे की किस अवस्था में पलटावी का गुण पाया जाता है, तो कौन कौन सी अवस्था हो जाएगी, तीसरी और चौथी अवस्था। फिर पूछा जीन पियाजे की किस अवस्था में अनपलटावी का गुण पाया जाता है, तो किसमें, पहली और दूसरी अवस्था में अनपलटावी का गुण पाया जाता है। ठीक, इतना सबको समझ में आ रहा। मतीन अली, फुरकान, लवकुश, यस सर, सुधीर, चलिए सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम आपको आज एक थ्योरी पढ़ाते हैं। देखिए, वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में बिल्कुल आने की संभावना है। जी, समझ में आ रहे हैं एग्जाम्पल। चलिए, अब देखो, यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर अगर एक आपने नाम सुना होगा मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है वाइगॉस्की। वाइगॉस्की, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बना, वाइगॉस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया। चलो आओ, यहां पर वाइगॉस्की की बात करें तो वाइगॉस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो आप कहते हो सामाजिक, सामाजिक, सामाजिक संस्कृति विकास का सिद्धांत। ठीक, आप कहते हो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। अब देखो, यहां पर सोशल और कल्चरल की बात होती है, और यहां पर अगर हम बताएं तो आप देखो वाइगॉस्की के सिद्धांत में अगर 2-4 पॉइंट आपको ऐसे बताएंगे जो बिल्कुल एग्जाम बेस्ड, मतलब एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो आइए सीखते हैं इनके सिद्धांत के बारे में, थोड़ी सी चर्चा करेंगे।
अब देखो यहां पर आपने कहा सामाजिक की बात करें तब भी क्या लगाओगे, वाइगॉस्की। सामाजिक की बात करेगा तो क्या लगाओगे, वाइगॉस्की। सांस्कृतिक की बात करेगा तब भी क्या लगाओगे, वाइगॉस्की। लेकिन इसके साथ क्या जुड़ा, विकास। जब भी विकास शब्द जुड़ा तब समाज के साथ तब क्या लगाओगे, वाइगॉस्की। देखो थोड़ा सा हम आपको समझाना चाहेंगे, सामाजिक के कई सिद्धांत हैं जो हम लोगों को कंफ्यूज करते हैं। आइए सीखते हैं। अगर हम सामाजिक के पहले मनो शब्द लगा दें, मनो सामाजिक का सिद्धांत, मनो सामाजिक का सिद्धांत, तब क्या बताओगे, जल्दी से कमेंट्स करके बताओ। मनो सामाजिक का सिद्धांत लगा देते हैं तो आप कहते हो एरिक एरिक्सन, एरिक एरिक्सन। ठीक, जब सामाजिक के साथ मनो शब्द जुड़ा तब आप क्या बोले, एरिक एरिक्सन। ठीक, अब देखो अगर सामाजिक के साथ क्या जुड़ जाए, अधिगम, अधिगम, तो सामाजिक अधिगम की बात कर देगा तब आप किस पर जाओगे, बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा। ठीक, सामाजिक अधिगम की बात करेगा तब किस पर जाओगे, अल्बर्ट बंडूरा पर। और अगर सामाजिक संस्कृति या सामाजिक विकास पर जाएगा तब किस पर, वाइगॉस्की। अगर सामाजिक के साथ पहले मनोसामाजिक जुड़ गया तब किस पर, एरिक एरिक्सन। यहां तक चीजें समझ में आई। देखो यहीं से यूपी टेट 28 का जो पेपर नहीं हो पाया, यहीं से पूछा था, 3 क्वेश्चन यहीं से बने थे। एक एरिक्सन के बारे में पूछा था, डायरेक्ट पूछा था मनो सामाजिक सिद्धांत किसने दिया, तो किसने, एरिक एरिक्सन ने। दूसरा आया था सामाजिक संस्कृति विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो किसने, वाइगॉस्की ने। और अगर अधिगम की बात पूछेगा तो क्या बताओगे, बंडूरा। ठीक, यहां तक बातें समझ में आई। अब देखो हम लोग सिद्धांत पढ़ रहे हैं, कौन सा, सामाजिक संस्कृति। अब देखो यहां पर अगर हम बताएं तो सामाजिक संस्कृति विकास के सिद्धांत में मनोवैज्ञानिक वाइगॉस्की ने कहा कि देखो साहब, अगर कोई भी बालक अगर समाज में प्रवेश करता है तो समाज में प्रवेश करने से पहले उसके पास कोई ना कोई पहले की वास्तविक क्षमता होती है उसके पास। देखो सिद्धांत को एक बार क्लियर कर लो, दोबारा कभी नहीं भूलना है। ठीक है, चलो शिप्रा सिंह, सुधीर प्रजापति, सीमा, लाइव आ जाओ बेटा। हाँ, तो हमने कहा लक्ष्मी आप भी हैं, चलो। हमने कहा सामाजिक संस्कृति विकास के सिद्धांत में इन्होंने समाज पर जोर दिया। कहा कि देखो अगर कोई भी डेवलपमेंट की बात करोगे तो वहां पर समाज की बहुत बड़ी भूमिका होती है। समाज के माध्यम से ही बालक सीखता है, समाज के माध्यम से ही बालक का डेवलपमेंट बेहतर होता है और समाज बहुत बढ़िया तरीके से सिखाता है। तो इन्होंने कहा कि देखो अगर समाज में प्रवेश करता है बालक तो समाज में प्रवेश करने के दौरान कहीं ना कहीं उसके पास क्या होती है, वास्तविक क्षमता होती है। वास्तविक क्षमता, एक्चुअल पावर होती है। ठीक, उसके पास क्या होती है, वास्तविक क्षमता होती है। और जब बालक समाज में प्रवेश करता है तो उसकी वास्तविक क्षमता, और जब बताओ जब बालक समाज में प्रवेश किया तो समाज उसे क्या देगा, सहारा देगा। क्या देगा, सहारा। और जब बालक समाज उसे सहारा देता है तो बालक के पास जो वास्तविक क्षमता होती है वो वास्तविक क्षमता लेकर जब बालक समाज में प्रवेश करता है तो बालक उसे समाज उसे क्या देता है, सहारा देता है। और जब सहारा देता है तो सहारा का ही नाम इन्होंने दिया पाढ़ ढांचा, पाढ़ ढांचा, मचान, मचान, आधार, आधारभूत सहायता, आधारभूत सहायता। ठीक, क्या नाम दिया, जब बालक समाज में प्रवेश किया तो उसके पास क्या थी, वास्तविक क्षमता थी। वास्तविक क्षमता और समाज ने उसे सहारा दिया और सहारा का नाम इन्होंने क्या दिया, पाढ़ ढांचा मचान आधारभूत सहायता। और इसी सब को इंग्लिश में क्या बोलते हो आप, इसके फोल्डिंग। क्या बोलते हो, इसके फोल्डिंग। ठीक, अब देखो इसके फोल्डिंग बोलते हो। यहां तक बातें समझ में आई, जल्दी से बताओ यहां तक बातें समझ में आई। पायल सिंह इसके फोल्डिंग, अनीता वाजपेयी, स्मृति नली। देखो हमने कहा समाज
में प्रवेश करने से पहले उसके पास पहले की एक्चुअल पावर होती है, वास्तविक क्षमता होती है, और ये वास्तविक क्षमता लेकर जब समाज में प्रवेश करता है तो समाज उसे सहारा देता है, और उसी सहारे का नाम इन्होंने दिया पाड़, ढांचा, मचान, आधारभूत सहायता, और इंग्लिश में क्या बोलते हो, स्कैफोल्डिंग। अब देखो यही वास्तविक क्षमता जब समाज उसे सहारा देता है तो इसमें किसमें चेंज हो जाती है, कार्यकारी क्षमता में। कार्यकारी क्षमता में, कार्यकारी क्षमता में बदल जाती है। वास्तविक क्षमता किसमें बदल गई, कार्यकारी क्षमता में। और इसी वास्तविक क्षमता और कार्यकारी क्षमता के बीच के अंतर को क्या बोलते हो, ZPD। क्या बोलते हो, ZPD। इसी वास्तविक क्षमता और कार्यकारी क्षमता के बीच के अंतर को ZPD बोलते हो। अगर हम कहें, पेन थोड़ा सा ऑरेंज हो जा रहा, चलिए हमने कहा जब भी बालक समाज में प्रवेश करता है तो क्या वास्तविक क्षमता लेकर आता है, और वो वास्तविक क्षमता जब लेकर आता है तो समाज उसे क्या देता है, सहारा देता है। और जब सहारा देता है तो उसी का नाम क्या दिया, पाड़, ढांचा। पाड़, ढांचा, पाड़, ढांचा, और इसी का क्या नाम दिया, ZPD। चलिए ZPD यहां तक समझ में आया। और इसी का फुल फॉर्म अगर हम बताएं तो आप इसी को कहते हो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हो। अब देखो यहां पर हमने कहा ZPD का फुल फॉर्म क्या बताया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और इसी को हिंदी में आप कहते हो निकट या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ध्यान से समझो, हमने कहा जब भी कोई बालक समाज में प्रवेश करता है तो उसके पास क्या होती है, उसके पास वास्तविक क्षमता होती है, और उस वास्तविक क्षमता को लेकर जैसे ही समाज में प्रवेश करता है तो समाज उसे सहारा देता है, और इस सहायता का क्या नाम दिया इन्होंने, पाड़, ढांचा, मचान, आधारभूत सहायता, और इसी को इंग्लिश में आप कहते हो स्कैफोल्डिंग। ठीक, अब देखो यहां से कहा कि वास्तविक क्षमता लेकर आया और सहारा दिया तो किस में चेंज हो गई, कार्यकारी क्षमता में, वर्किंग पावर में चेंज हो गई, और इसी को आप कहते हो निकट या निकटस्थ विकास का क्षेत्र, या समीप या समीपस्थ विकास का क्षेत्र, और जिसको इंग्लिश में आप कहते हो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इतनी बातें क्लियर हैं? जल्दी से कमेंट्स करके बताओ सारी चीजें समझ में आई कि नहीं। एक बार कमेंट्स करके जल्दी से बताओ सब लोग। समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ें, जल्दी से बताओ, समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ें। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से बताओ। विमलेश कुमार, अनीता वाजपेयी यस सर, शिप्रा यस सर, नीलम सिंह यस सर, फुरकान जी, राधा, अंशिका शुक्ला क्लियर है सर, सुधीर कुमार क्लियर है। चलिए आइए, अब देखो यहां तक बातें समझ में आई, एक बार फिर सुनो। हमने कहा जब भी इन्होंने समाज पर बहुत जोर दिया और कहा कि देखो अगर बालक के विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो बालक के विकास में कहीं ना कहीं समाज की बहुत अधिक भूमिका होती है, बहुत अच्छा रोल होता है, समाज उसे बहुत अच्छे से डेवलपमेंट या विकास या परिवर्तन उसका करता है। अब देखो इन्होंने कहा जब बालक समाज में प्रवेश करता है तो प्रवेश के दौरान उसके पास क्या होती है, वास्तविक क्षमता होती है, और उस वास्तविक क्षमता में जब बालक प्रवेश करता है तो उसको क्या मिलता है, समाज उसे क्या देता है, सहारा देता है, और उसी सहारा का नाम दिया पाड़, ढांचा, मचान, आधारभूत सहायता, जिसको इंग्लिश में कहते हो स्कैफोल्डिंग। और जैसे ही सहारा मिला तो क्या हुआ,
जो उसकी वास्तविक क्षमता थी किसमें चेंज हो गई, कार्यकारी क्षमता में। और इसी के बीच के अंतर को बेटा यहां पर ध्यान रखना, ये बीच में अंतर की सिंबल है, ये अंतर का सिंबल है, कभी भी बराबर मत लगाना ना माइनस करना, ठीक। तो ये क्या है, अंतर का सिंबल। अब देखो यहां पर इन्होंने कहा निकट विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का क्षेत्र, और जिसको आप जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हो, ZPD। अब देखो अगर एक क्वेश्चन यहां से बना, बहुत प्यारा क्वेश्चन बना, पूछा कि ये जो सहारा देता है समाज, ये थोड़े समय के लिए होता है या ज्यादा समय के लिए, मतलब क्षणिक होता है या लॉन्ग टाइम के लिए। आप देखो हम बताएं कि आप बताओ, अगर आपको एग्जाम्पल हम दें, आप समाज में जाते हो, एक सपोज आप साइकिल चलाना सीखते हो, और जब साइकिल चलाना सीखते हो तो घर परिवार या बाहरी लोगों से कहते हो कि हमें साइकिल चलाना है और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करो। क्या करो, सपोर्ट करो, सहारा दो। तो क्या करते हैं, जो आपको सहारा देता है पीछे से आपके कैरियल को पकड़ता है, और उस कैरियल को जब तक पकड़ता है जब तक आप सीख नहीं जाते हो। क्या, सीख नहीं जाते हो। और जब जैसे ही आप पैंडल मार के थोड़ा सा आगे बढ़ने लग जाते हो, वो क्या करता है, हाथ को पीछे कर लेता है। मतलब सहारा थोड़े समय के लिए देना है। बहुत ज्यादा टाइम के लिए आप सहारा दोगे तो क्या वो अच्छे से सरवाइव कर पाएगा या सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा ना, बताओ। तो कैसा करना है, थोड़े समय के लिए, समझ गए। अब देखो आगे के 2-4 पॉइंट इसमें और बताते हैं इनकी थ्योरी के, और आते हैं क्वेश्चन पे। हमने कहा इन्होंने ZPD थोड़े समय के लिए, बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए। आओ देखो, अगर हम शिक्षण की बात करें तो इन्होंने शिक्षण को 2 भागों में दिया। शिक्षण की बात करें, टीचिंग की बात करें तो इन्होंने 2 भागों में बांटा। एक इन्होंने कहा पारस्परिक शिक्षण, पारस्परिक शिक्षण, और दूसरा इन्होंने कहा सहयोगी शिक्षण, सहयोगी शिक्षण। आप प्रैक्टिस सेट उठाना और देखना, ये पारस्परिक शिक्षण से, सहयोगी शिक्षण से कई क्वेश्चन आपको करने को मिलेगा। चलिए, शिप्रा थोड़े टाइम के लिए, जी बेटा आओ। हमने कहा पारस्परिक शिक्षण, इसी को आप क्या बोलते हो इंग्लिश में, रेसिप्रोकल टीचिंग। अब देखो आपने कहा पारस्परिक शिक्षण, इससे कम से कम 2-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस सेट उठा के देखो, हर प्रैक्टिस सेट में आपको ये एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। देखो हम आपको बताएं पारस्परिक शिक्षण एक्चुअली होती क्या है। अगर हम इन शब्दों को जान जाते हैं तब हम गलती नहीं करते। हम आपको बताएं पारस्परिक शिक्षण के बारे में, तो देखो जहां पर एक टीचर हो और साथ में क्या हो, बच्चे, जहां पर एक अध्यापक और कई बच्चों के साथ शिक्षण दी जाती है, तो वो कौन सी शिक्षण कहलाती है, पारस्परिक शिक्षण या रेसिप्रोकल टीचिंग बोलते हो उसको, ठीक। मतलब कहने का कि एक क्लासरूम है, वहां पर एक टीचर है और कई बच्चे हैं, और वहां पर अगर टीचिंग हो रही, शिक्षण हो रहा, तो वो कौन सी कहलाएगा, पारस्परिक शिक्षण। और इसमें क्या होता है, सहयोगी शिक्षण में बताएं हम, तो सहयोगी शिक्षण में क्या होता है, जहां पर टीचर का रोल नहीं होता है। कहने का मतलब टीचर का रोल नहीं होता और बच्चे आपस में मिलकर सहयोग के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं, वो क्या कहलाती है, सहयोगी टीचिंग, सहयोगी शिक्षण। बताओ सबको समझ में आ गया, कमेंट्स करो, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कमेंट्स करके, सबको आ गया समझ में। हाँ, क्या कहते हो, जब टीचर और साथ में स्टूडेंट हो तो कौन सी, पारस्परिक शिक्षण। और जब टीचर ना हो, बच्चे आपस में मिलकर, ग्रुप में 2-4-6 बच्चे मिलकर और आपस में सहयोग के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं, तो वो कौन सी टीचिंग, सहयोगी शिक्षण, ठीक। चलो यहां तक चीजें क्लियर हुई, सबको बताओ। नीलम सिंह यस सर, आकांक्षा शुक्ला यस सर। देखो एक बार कमेंट्स कर दिया करो, थोड़ा सा हाथ चलाते रहो, नहीं ठंडी में जाम हो जाएंगे हाथ। सुधीर प्रजापति, अनीता वाजपेयी, समझ रहे हो ना, ठंड बहुत है और हाथ
फिर काम नहीं करेंगे। यहां पर जल्दी से कमेंट्स करते रहो। चलो यहां तक की बातें क्लियर हो गई। आओ आगे चलते हैं और आगे हम आपको बताएं। एक इन्होंने दो शब्दों का और प्रयोग किया और आपको बताएं तो आप कहते हो वाणी। स्पीच की बात करें तो इन्होंने कहा आंतरिक वाणी। क्या बोला? आंतरिक वाणी। आंतरिक वाणी जिसको आप कहते हो इनर स्पीच। क्या कहते हो? इनर स्पीच। और दूसरा क्या कहा? बाह्य वाणी। बाह्य वाणी, बाह्य वाणी जिसको आप कहते हो एक्सटर्नल स्पीच। ठीक, एक कहते हो इनर स्पीच, दूसरा कहते हो एक्सटर्नल स्पीच। यहां पर क्या होता है, जब बालक अपने मन से, अपने अंदर से कोई चीज बोलता है तो उसको क्या बोलते हो? आंतरिक वाणी। और यहां पर बाह्य वाणी में क्या होता है, जब बालक दूसरों के देखकर दूसरे की बात को समझकर बोले तो वो कौन सी? बाह्य वाणी। मतलब जब दूसरों को देखकर जो बोल रहा है उसके आधार पर अगर सीख के बोल रहा तो कौन सा? बाह्य वाणी। और अगर अपने मन से, अपने अंदर से बोल रहा है तो कौन सी? आंतरिक वाणी। विमलेश कुमार बहुत सही सर, समझ में आ रहा है। जन्नत फातिमा आ गई आप भी। चलिए आसमा यादव जल्दी पढ़ाइए, नेट खत्म हो रहा है। देखो आज आपको बताएं हम, मेरे पास एक बच्चे का फोन आया और कहा सर आप की क्लास 4 बजे होती है। तो हमने कहा हाँ बेटा 4 बजे होगी, आज भी होगी। तो कह रहा है सर हम 4 बजे तक कुछ चलाते नहीं है मोबाइल में क्योंकि नेट ना खत्म हो जाए, आपकी क्लास करनी। हमने कहा बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू। चलिए तो आप लोग भी 4 बजे तक बिल्कुल नेट बचा के रखिए, फालतू की जगह पर बिल्कुल मत खर्चा करिए। ठीक, 23 तक कहीं पर भी मत खर्चा करिए, 22 तक। 23 को एग्जाम देकर आइए, बढ़िया से करके आइए। चलिए आंतरिक वाणी और बाह्य वाणी के बारे में समझ गए होंगे। हमने कहा आंतरिक वाणी वह होती है कि जहां पर जब बालक अपने मन से खुद से बोले। देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, बनता ऐसे है कि आंतरिक वाणी के बारे में किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? तो आप कहते हो आंतरिक वाणी के बारे में कौन? वाइगॉस्की। राधे राधे, बिल्कुल राधे राधे सर। देखो कहा आंतरिक वाणी के बारे में, कहा कि जहां पर बालक अपने मन से खुद से कोई चीज बोलता है तो वो कौन सी? आंतरिक। जब दूसरों के माध्यम से बोले तो वो कौन सी? बाह्य वाणी। इतनी बातें क्लियर हैं? सबको क्लियर है? एक बार कमेंट्स कर दो बढ़िया से, हम भी समझ जाएं कि हाँ समझ में आ गया। बढ़िया से शेयर कर दो और कमेंट्स कर दो अगर समझ में आ रहा है, लग रहा है कि हाँ चीजें अच्छी मिल रही हैं तो जल्दी से जल्दी कमेंट्स करो और बताओ। शालू जायसवाल गुड इवनिंग सर जी, आप लेट हो गई। चलिए आगे की बात बताएं तो देखो, एक अगर हम जीन पियाजे हो गया, वाइगॉस्की हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन पे, और कल हमारा जहां तक क्वेश्चन हुआ था उसी के आगे स्टार्ट करते हैं, उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट होने वाली है और अब आपका आंसर आना चाहिए, बस जल्दी से जल्दी जल्दी आंसर देते रहो। हमें लगता है यहां तक हुआ था। अब यहां से ये है आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, और जल्दी से बताओ बेटा क्या होगा इसका आंसर। यस सर क्लियर है। सुधीर प्रजापति, फुरकान अहमद, मजा आ गया। मजा लेने आए हो क्लास में? चलो आओ ध्यान पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से देखो, समझते हैं चीजों को। बताओ इसका आंसर क्या होगा। पहले आप लोगों का आना चाहिए आंसर। 26 का सी कौन दिया? मोहनी, अनीता वाजपेयी, आसमा यादव, नीलम सिंह, आकांक्षा शुक्ला, सी। चलिए आइए देखते हैं, थोड़ा सा सीखते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन में। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। हाँ बिल्कुल, आइए देखते हैं कौन सा सही होगा। फुरकार अहमद सी।
आइए, हमने कहा ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। पहला कहते हो नवीनता, ठीक। दूसरा कहते हो अवधि। देखो नवीनता की कहीं पर चर्चा यहां पर ध्यान से कुछ करोगे क्या? कोई न्यू नॉलेज की बात करोगे? नहीं करोगे ना। अवधि का मतलब भी आप क्या कहते हो? वैलिडिटी से लेते हो। दूसरा आकार। लेकिन अगर आप कहीं पर आप देखो रुचि, और अगर हम आपका ध्यान केंद्रित करना चाहें, आपका ध्यान भटक रहा है कहीं पर, और अगर हम आपकी रुचि को जान जाएं कि आप क्या चाहते हो, और उसी टाइम आपकी रुचि के आधार पर हम कोई कार्य करने लग जाएं, तो आपके ध्यान को क्या कर लेंगे? केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। मतलब जो आपके अंदर रुचि है उसको हम जान जाएं, और उसके आधार पर हम आपको क्या करें? कंसंट्रेट कर दें, आपके ध्यान को इधर उधर भटकने ना दें। तो क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। कितने लोगों का सी आ रहा? सबका सी आ रहा है ना। शोभा वर्मा सी, विमलेश कुमार सी, स्वाति मौर्य सी, अनीता वाजपेयी सी। चलिए, सबका लगभग लगभग सही हो गया। आइए आगे चलते हैं। अगला बताइए, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? डेवलपमेंट की बात कर रहा है सर, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसे ही आते हैं। नवीन पटेल जी आ चुके हैं लाइव, अनीता वाजपेयी सी। चलिए आइए, इसका बताइए क्या होगा? विकास की किस अवस्था में बुद्धि, देखो बुद्धि की बात कर रहा है, बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। अब आप बताओ, जल्दी से कमेंट्स करो, क्या होगा? चलिए, हमने कहा विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। देखो शैशवावस्था की बात करें तो आप शैशवावस्था में कहते हो विकास के बारे में बताएं, तो इसमें बुद्धि की गति तीव्र होती है, ना कि अधिकतम। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा अगर बताएं बाल्यावस्था की बात करें, तो बाल्यावस्था में आप कहते हो यहां पर चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, ये विकास क्या होता है? मंद हो जाता है। कैसा हो जाता है? मंद। कहने का मतलब यहां पर रुक जाता है, ठीक। लेकिन आप अगर किशोरावस्था की बात करें, तो यहां पर अगर हम बुद्धि की बात करें तो आप कहते हो यहां पर अधिकतम हो जाता है। क्या? अधिकतम विकास हो जाता है किशोरावस्था में। और किशोरावस्था की एज क्या मानते हो? 18 वर्ष। क्या मानते हो? 18 वर्ष। सबका सी आ रहा है, किसका? डी। डी वाले होते हैं महागलत, प्रौढ़ावस्था में चले गए, डी वाले महागलत। चलिए सी होगा, सी सही कर लीजिए। आइए जल्दी से, आज क्वेश्चन की श्रृंखला ज्यादा है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बताओ, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। पहला बताओ क्या होगा? 28 नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से बताओ क्या होगा 28 नंबर का? पहला आप कहते हो नैतिकता। शिशु की बात कर रहा है बेटा, और शिशु की बात कर रहा है, तो आप बताओ नैतिकता तो होती ही नहीं, नैतिकता की कमी पाई जाती है। तो ये क्या हो गया? गलत। अगला वास्तविकता पर, यह भी बताओ, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, वास्तविकता पर भी नहीं होता। शिशु है, शिशु की बात 0 से 2 वर्ष करते हो, या आप 6 वर्ष तक जाते हो, 5 वर्ष तक जाते हो, उसको क्या शैशवावस्था मानते हो। और शिशु, उसके बाद आप कह रहे हो ध्यान। लेकिन आप यहां पर पढ़ो, एक ऑप्शन आपको दिख रहा है मूल प्रवृत्ति। और मूल प्रवृत्ति क्या होती है? स्वाति सिंह का भी, अनीता वाजपेयी भी, गरिमा सिंह भी, सबका बी आ रहा है। चलिए बी आ रहा है सबका। बी सबका सही हो रहा है। आइए देखो, हम आपको बताएं कि मूल प्रवृत्ति होती क्या है, थोड़ा सा हमें बताओ। मूल प्रवृत्ति आप कहते हो, तो मूल प्रवृत्ति क्या होती है? कोई कमेंट्स करके बताओ जल्दी से।
क्रोध, भय, हंसना, ये सब क्या है? रोना, ये सब क्या है? मूल प्रवृत्तियां। तो अधिकांश व्यवहार उसी पर तो आधारित होता है। अब शिशु है, छोटा सा बच्चा है, तो उसका क्या? रोना, हंसना, यही सब तो उसकी क्या है? मूल प्रवृत्तियां हैं। ठीक, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बी। चलें आगे बढ़ें, आओ आगे चलते हैं। अब बताओ क्या होगा इसका? कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? बहुत ही बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है। अब आप बताओ, गलत मत करना इसको। कौन सा होगा? गलत नहीं होना चाहिए। और लाइव बढ़ाओ बच्चा, जल्दी से लाइव बढ़ाओ। कितने लोग लाइव हो? चलिए जल्दी से लाइव को बढ़ाइए, भेज दो सबको। ठीक है, आओ। क्या कह रहा है? कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आंसर देते रहिए, क्योंकि आप किसके साथ हैं? समझ जाइए किसके साथ हैं, है ना? तो पहला ऑप्शन कह रहा सादृश्यता का नियम, दूसरा कह रहा प्रभाव का नियम, तीसरा कह रहा तत्परता का नियम, चौथा कह रहा सहचर्य का नियम। आप बता दो क्या होगा? विमलेश, शालू जायसवाल सी, मोहिनी सी, कैंपस BSY कैंपस बी, चलिए गरिमा सिंह बी। आइए देखते हैं। देखो, अगर प्रस्तावना की बात करें तो जब भी आप कोई टॉपिक स्टार्ट करते हो तो उसमें सबसे पहले क्या होता है? प्रस्तावना करते हो। सबसे पहले क्या करते हो? किसी टॉपिक को स्टार्ट करना हुआ शिक्षण में तो हम क्या करते हैं? एक प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन जिसको बोलते हो, करते हो। तो वहां पर सादृश्यता की तो कोई बात नहीं होगी, ये कौन सा गौड़ नियम में आता है। फिर देखो, क्या उसका प्रस्तावना में प्रभाव चेक करते हो? नहीं। लेकिन सहचर्य में भी नहीं होगा। लेकिन आप ये ऑप्शन पढ़ो, तत्परता का नियम। मतलब अगर आप प्रस्तावना की बात करोगे तो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा? पहले उसको क्या करोगे? तत्पर करोगे, तैयार करोगे। क्या करोगे? तैयार करोगे, तत्पर करोगे। ठीक, सबका आ रहा है सी। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? आप अगर कोई टॉपिक स्टार्ट करते हो, उसमें प्रस्तावना सोपान की बात करें तो सीखने के किस नियम पर आधारित है, तो आप कहते हो सीखने का नियम 3 होता है। 3 नियम होते हैं मुख्य। पहला आप कहते हो तत्परता का नियम, दूसरा आप कहते हो अभ्यास का नियम, तीसरा आप कहते हो कौन सा? प्रभाव का नियम। ठीक, देखो थॉर्नडाइक के अगर अधिगम की बात करें, लर्निंग की, तो आप सीखने के नियम की बात करोगे तो किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। कौन कौन सा? पहला दिया तत्परता का नियम, दूसरा दिया अभ्यास का नियम, तीसरा दिया प्रभाव का नियम। ठीक, तो पहला ही नियम क्या होगा? पहले प्रस्तावना में क्या करोगे? उसको तत्पर, तैयार करना। ठीक, सबका सही हो गया। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह अवस्था जो कि माता पिता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना होने के कारण होती है, कहलाती है। आइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे, समझाएंगे आपको। आइए, हमने कहा वह अवस्था जो माता पिता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना होने के कारण होती है। चलो जल्दी से कमेंट्स करके बताओ और हम यहां पर आपको समझाते हैं। आप बताओ, एक अगर मानव शरीर के निर्माण की बात करें तो क्या कहते हो? संयुक्त कोश कहते हो, सेल्स जिसको कहते हो, जाइगोट कहते हो, जाइगोट कहते हो। जल्दी से बताओ क्या होगा? अब यहां पर अगर हम आपको बताएं, थोड़ा सा सिखाना चाहेंगे, तो आप कहते हो 23 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ठीक, तभी तो एक मानव शरीर या शिशु का निर्माण होता है। जल्दी से बताओ,
होता है कि नहीं? 40 लोग आ चुके हैं लाइव, और बढ़ाओ सेशन को, मजा आ जाएगी। ठीक, बहुत ही बढ़िया सेशन स्टार्ट होने वाला। आप कहते हो संयुक्त कोष, जिसको आप कहते हो जाइगोट, और यहां पर अगर हम आपको बताएं तो आप कहते हो कि 22 जोड़ी एक मात्र कोष होता है, एक पितृकोष होता है। ठीक, आगे की चीजें बताएं हम आपको, तो आप कहते हो 22 जोड़ी दोनों में सेम होता है, यहां तक चाहे लड़का हो और चाहे लड़की हो, यहां तक कोई डिफरेंट नहीं होता। 22 जोड़ी लड़के हो और चाहे लड़का, दोनों में क्या सेम। लेकिन 23वां जोड़ी जो होता है, जिसमें आप कहते हो 23 नंबर की जोड़ी में आप कहते हो या तो अगर एक्स एक्स हो गया तब आप क्या कहते हो, लड़की। ठीक, और अगर एक्स वाई हुआ तो आप कहते हो लड़का। ठीक, एक्स एक्स हुआ तब आपने कहा लड़की, और एक्स वाई हुआ तो आप कहते हो लड़का। और यही 23वां जोड़ा जो होता है, 23वां जोड़ा जो होता है, यही 23वें जोड़े की बात बताएं तो इसी 23वें जोड़े से जेंडर का पता चलता है, मेल या फीमेल, यहीं पर चेंजेस होता है 23वें जोड़े पर। 23वें जोड़े को ही बोलते हो आप जेंडर। और अगर 22 की बात बताएं तो 22वें जोड़े को आप कहते हो ऑटोसोम्स। क्या कहते हो, ऑटोसोम्स। ठीक, ऑटोसोम्स बोलते हो। और कई बार आपसे पेपर में पूछा हुआ है कि 22वें जोड़े को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से, ऑटोसोम्स के नाम से जाना जाता है। और 23वां जोड़ा जो होता है वहां पर जेंडर डिफाइंड होता है, लड़की हुई तो एक्स एक्स और अगर लड़का हुआ तो एक्स वाई। इतनी बातें समझ में आई। और यहां पर 22 के पहले एक 21वां होता है, और 21वें में अलग न होने के कारण तो कौन सी बीमारी होती है, तो वो डाउन सिंड्रोम, एक बीमारी है डाउन सिंड्रोम, वो बीमारी होती है। ठीक, थोड़ा सा हम बताएंगे डाउन सिंड्रोम के बारे में। और ये लगभग जब महिला 35 वर्ष की होती है, ध्यान से सुनना, जब महिला 35 वर्ष की होती है और अगर वो 35 से 40 वर्ष, ठीक, 35 से ऊपर, 35 से 40 वर्ष की महिला होती है और तब प्रेगनेंसी पीरियड होता है उसका, मतलब गर्भवती होती है महिला, तब उसमें केसेस होता है डाउन सिंड्रोम का। जब महिला 35 से 40 के बीच में होती है और तब अगर प्रेग्नेंट होती है महिला, तब उसमें क्या, कौन सा, डाउन सिंड्रोम। जल्दी बताओ, यहां तक सबको समझ में आ गया? गरिमा सिंह, ठीक, चलिए, यहां तक सबको समझ में आ गया। कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। देखो यहां से अगर आपको बताएं तो एक मानव शरीर का निर्माण 2 कोषों से मिलकर होता है, जिसको कहते हो आप संयुक्त कोष, किसके नाम से जानते हो, जाइगोट के नाम से। और 22 जोड़ी जो होता है उसको किस नाम से जानते हो, ऑटोसोम्स के नाम से जानते हो। और लास्ट में 23 वाला जो होता है उसमें जब एक्स एक्स गुणसूत्र हुए तो क्या हुआ, सेल्स पाई गई तो क्या, लड़की, अगर एक्स वाई हुआ तो क्या, लड़का। यहां तक बातें क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार बताओ, हम आपको बताएं, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है? कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। देखो कल हमने थोड़ा सा इस पर बताया था, चर्चा करी थी। पहला आप क्या कहते हो, पहला आप कहते हो पूर्व परंपरा अवस्था, पारंपरिक अवस्था। दूसरा आप कहते हो पारंपरिक। तीसरा आप कहते हो उत्तर या पश्चात। ठीक, 3 स्तर बताए, 3 स्टेजेस बताए। और अगर हम आपको बताएं पहला स्तर, पहला स्तर और दूसरा स्तर और तीसरा स्तर, ठीक, इन्हीं तीनों की चर्चा करेंगे, थोड़ा सा आपको समझाएंगे। देखो उसमें कह रहा कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। कहने का मतलब नैतिकता बाह्य कारक मतलब दूसरों के द्वारा, और दूसरों के द्वारा नैतिकता जोर जबरदस्ती दबाव से पहले स्तर पे होता है। और पहले स्तर को आप क्या कहते हो, पूर्व परंपरागत स्तर। क्या कहते हो, पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक, क्या कहते हो,
पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरे को आप कहते हो पारंपरिक या परंपरागत स्तर, तीसरे को पश्चात या उत्तर परंपरागत स्तर। 3 नाम से जानते हो। और अगर हम पहले में बताएं तो पहले अवस्था का जो पहले स्तर का बालक होता है वहां पर नैतिकता विकसित कैसे होती है? जोर जबरदस्ती दबाव के कारण। और उसकी एज क्या बताई थी हमने? 6 से 10 वर्ष। कितनी? 6 से 10 वर्ष। और दूसरे को आप कहते हो 10 से 13 और तीसरे को आप कहते हो 13 से 16 वर्ष। अगर हम पहले स्तर की बात करें तो पहले स्तर में आप कहते हो जब बालक के अंदर जो नैतिकता आती है वो जोर जबरदस्ती दबाव के कारण उत्पन्न होती है, या मतलब लाई जाती है, नैतिकता की कमी पाई जाती है। ठीक, यहां पर नैतिकता की कमी पाई जाती है। और दूसरे में क्या बताया? दूसरे में देखो, समझो, दूसरे में नैतिकता समाज को देखकर आती है। और तीसरे अवस्था में बताएं तो तीसरी अवस्था जो तीसरा स्तर होता है, यहां पर बालक में नैतिकता खुद से विकसित होती है। और जब खुद से विकसित हो तो क्या बताओगे? तीसरा स्तर। कौन सा? तीसरा स्तर। ठीक, चलिए, इतनी बातें समझ में आई तो कौन सा हो जाएगा? दूसरा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब बताइए, अली आकिब, सालू जायसवाल बी, विमलेश ए। चलिए बताइए, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अगर हम आपको बताएं, मोटिवेशन की बात बताएं तो आप कहते हो मोटिवेशन, मोटिवेशन। ठीक, और मोटिवेशन अभिप्रेरणा के अगर हम प्रकार की, नॉर्मल प्रकार की बात करें तो आप अभिप्रेरणा के प्रकार को आप 2 भागों में बांटते हो। एक कहते हो आप सकारात्मक, सकारात्मक, और दूसरा आप कहते हो नकारात्मक। ठीक, एक कहते हो सकारात्मक, दूसरा कहते हो नकारात्मक। एक आप इसी को, सकारात्मक को आप कहते हो आंतरिक, आंतरिक, और इसी को आप कहते हो बाह्य। क्या कहते हो? बाह्य। एक कहते हो सकारात्मक अभिप्रेरणा या आंतरिक अभिप्रेरणा, दूसरा कहते हो नकारात्मक अभिप्रेरणा या बाह्य अभिप्रेरणा। और अगर हम इसकी बात बताएं तो आप देखो क्वेश्चन में क्या लिखा? अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम। कृत्रिम की कहीं पर बात ही नहीं हुई, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। देखो, हम क्वेश्चन करने से पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखें कि कौन सा ऑप्शन गलत है, पहले उसको क्या करें? हटाएं। अभिप्रेरणा में कृत्रिम की बात नहीं। अगला, कम महत्वपूर्ण अधिक महत्वपूर्ण, इसकी भी बात नहीं करी गई। अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन, इसकी भी नहीं। लेकिन देखो, अगर हम अभिप्रेरणा के वर्गीकरण की बात करें तो आप जब आंतरिक कहते हो तो आंतरिक कैसा होता है? जन्मजात होता है। ठीक, आंतरिक को क्या कहते हो? जन्मजात। और दूसरा बाह्य वाला जो होता है उसको क्या करते हो? अर्जित कहते हो। बातें क्लियर हुई कि नहीं? तो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक, जन्मजात और अर्जित। अभिप्रेरणा की बात बताएं, जन्मजात मतलब कुछ लोगों के अंदर, अगर मोटिवेशन की बात बताएं तो खुद से होती है। अगर आपको बताएं, अगर उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति करना है तो उन्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, खुद से अपने समय निर्धारित करते हैं कि हमको इतने बजे उठना है, ये कार्य करना है, किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। तो कैसा होता है? जन्मजात, मतलब आंतरिक होता है। लेकिन अगर दूसरों के माध्यम से दूसरा कोई मोटिवेट करे तब आप वो कार्य करो तो वो क्या कहलाएगा? अर्जित। मान लो हम आपको मोटिवेट ना करें, आप खुद इतने मोटिवेट खुद पहले से हो कि कार्य को करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप खुद जागृत हो। ठीक, तो वो क्या कहलाएगा? जन्मजात और अर्जित। चलिए आगे बताइए, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला, गरिमा सिंह जी, बताइए, जल्दी से बताइए अगला आंसर क्या होगा। चलिए बताइए, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला, शिक्षण, सहानुभूति, समृद्धि, गलत लिख गया है, और प्रेरणा। ठीक, अब बताओ क्या होगा? जल्दी से बताओ, 33 नंबर का क्या होगा? देखो, छात्र में अगर रुचि उत्पन्न करना है मतलब उसके अंदर रुचि को
डेवलप करना है, लाना है उसके अंदर रुचि, तो आप क्या शिक्षण के माध्यम से लाओगे, कि उसको सहानुभूति दोगे, कि समवृष्टि करोगे, कि अभिप्रेरणा या प्रेरणा करोगे, मोटिव करोगे। तो कौन सा हो जाएगा? डी। उसको क्या करोगे? रुचि उत्पन्न करने के लिए आप अभिप्रेरित करोगे, प्रेरणा दोगे उसको। ठीक, तो किसके माध्यम से? प्रेरणा के माध्यम से। सबका सही हो रहा? चलें आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए 34 नंबर बताइए। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया। चलो बताओ, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ क्या होगा? प्रेरणा होगा, संवेदना होगा, सीखना होगा, प्रत्यक्षीकरण होगा? क्या होगा जल्दी से बताओ। देखो, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की क्रिया। चलो हम आपको बताएं, एक ये किसी मनोवैज्ञानिक की बात बताएं, और अगर हम आपको ऐसे समझाएं कि अभिप्रेरणा की बात करें, यहां पर अभिप्रेरणा से रिलेटेड बात कही गई है, और हम आपको बताएं कार्य को आरंभ करने और जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया। ये बताओ, अगर हम आपको किसी काम को करने के लिए 23 तारीख को आपका एग्जाम है, और हम उस कार्य को करने के लिए आपको हम खूब मोटिवेट कर दें, ठीक, बढ़िया से मोटिवेट करके जाएं कि देखो बेटा 4 बजे उठा करो, पढ़ाई करो, अच्छे से लर्न करो, और जो चीज़ें ना याद हो उसको क्या करो, हमसे पूछ लिया करो, या जो भी टीचर हैं उनसे संपर्क कर लिया करो। हम आपको क्लास में बढ़िया से मोटिवेट करके जाएं, और अगर उस कार्य को आप क्या करो, आरंभ कर दो, ठीक, फिर उस कार्य को क्या करो, जारी रखो, फिर नियमित करने की प्रक्रिया का मतलब क्या हो गया? हम आपको मोटिवेट करके गए, प्रेरणा देके गए, तो आपने क्या किया? उस काम को जारी रखा, ठीक, उस कार्य को जारी रखा। गरिमा सिंह ए, अनीता वाजपेयी ए। समझ में आया कि नहीं? किसी कार्य के लिए अगर हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं तो उस कार्य को क्या करो, आप आरंभ करो, फिर जारी रखो। ये नहीं कि हम आपको मोटिवेट करके गए हैं और आप क्या करें, बाद में भूल गए, या उस कार्य को वाइंड अप कर दिया, रोक दिया वहीं पर, तो क्या आपको मोटिवेट हुआ? नहीं हुआ ना, आप मोटिवेट नहीं हुए। तो कौन सा हो जाएगा? अर्चना रावत जी, प्रेरणा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान, ये आपके टेट में आया हुआ क्वेश्चन था, मानसिक उद्वेलन। चलिए बताइए क्या होगा? मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? मानसिक उद्वेलन की बात करें तो ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हो, और ब्रेन स्टॉर्मिंग वो होता है जो दिमाग में क्या, उथल पुथल, ठीक, दिमाग में क्या, उथल पुथल, तूफान मचना, उसी को क्या कहते हो? मानसिक उद्वेलन। अब बताओ, मानसिक उद्वेलन समझ के लिए होगा, अनुप्रयोग के लिए होगा, कि सृजनात्मकता के लिए होगा, कि समस्या समाधान के लिए होगा? जल्दी से आंसर करो, कौन सा होगा? धीरेन्द्र कुमार 34 का सी, मतीन अली ए, नीलम सिंह सी, सुधीर प्रजापति डी, लक्ष्मी चौरसिया डी, आकांक्षा डी, अजय यादव डी, आशमा यादव क्रिएटिविटी सृजनात्मकता, शालू जायसवाल डी, सुधीर कुमार डी, नैन्सी डी। आइए हम बताते हैं। देखो, मानसिक उद्वेलन की बात कर रहा है, और मानसिक उद्वेलन की बात बताएं तो ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हो इसको। आप क्या बोलते हो? ब्रेन स्टॉर्मिंग। और दिमाग में जो उथल पुथल, तूफान की अवस्था होती है, तो उसको क्या पूछ रहा है? प्रयोग में निम्न में से किसके सुधार के लिए किया जाता है? तो जो आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसी के सुधार के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है। ठीक, समझ में आ गया? कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। सही कर लो, सबका सी होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? जल्दी से बताओ क्या होगा? फुरकान अहमद सी। 35 का बताओ क्या होगा? जल्दी से देखकर बताओ क्या होगा?
35 नंबर क्या होगा? चलिए बताइए 35 नंबर का क्या कह रहा है? निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? इसको ध्यान रखना। और क्वेश्चन में जब भी कहीं नहीं मिले तो मतलब 3 सही और 1 गलत। तो अब बताओ क्या होगा? देखो, अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों की बात कर रहा है, तो अधिगम, अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। और सीखने में अधिगम की इच्छा, सीखने में मतलब इच्छा तो बहुत जरूरी होती है। अगर आपकी इच्छा नहीं तो क्या हम आपको सिखा पाएंगे? नहीं सिखा पाएंगे। प्रेरणा भी बहुत जरूरी है आपको सिखाने के लिए, ठीक, मोटिवेशन भी करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और रुचि, मतलब उस जो चीज आपको सिखा रहे हैं उसमें आपकी रुचि भी होना बहुत जरूरी है। तो कौन सा? विषय वस्तु का स्वरूप की जरूरत नहीं होती, लेकिन इन तीनों की जरूरत होती है। चलिए, तो कौन सा सही हो जाएगा? डी। पूछा था नहीं, तो मतलब कौन सा नहीं होता है? तो यही कौन सा? डी। सबको समझ में आ रहा है? एक बार जल्दी से कमेंट्स करके बताओ, समझ में आ रहा है सबको? मजा आ रही है कि नहीं? चलिए आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आप लोगों के लाए हैं, और 23 के पहले इतने क्वेश्चन हो जाएंगे कि आप जाओगे तो इन्हीं में से क्वेश्चन मिलेगा आपको। क्यों? सबका डी 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 डी। चलिए, नीलम सिंह, यस सर। थोड़ी सी बात कर ली जाए आपसे। चलिए, अजय यादव जी सर। अनीता वाजपेयी, यस सर। चलिए, आप लोगों के लिए हमेशा शुभकामनाएं रहेंगी, और सारे सब्जेक्ट में आप लोग अच्छा करिए। मेरे ही सब्जेक्ट नहीं, सारे सब्जेक्ट में अच्छा करके आइए। 150 में से आपको 130-35 का टारगेट बना के जाना है, और मेरे में तो 30 में 30 लाना ही लाना है ना, कैसे भी। चल आइए सीखते हैं आगे। सूक्ष्म शिक्षण चक्र, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद है। अब आप बताओ सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद कौन सा होगा? जल्दी से बताओ कौन सा होगा? कौन सा होगा सूक्ष्म शिक्षण का? 36 का डी। अंशिका शुक्ला डी, डी, सी, कैसे? जल्दी से बताओ क्या होगा? पहला कौन सा होगा सूक्ष्म शिक्षण? देखो, प्रतिपुष्टि आप सबसे लास्ट में करते हो, तो ये ऑप्शन क्या हुआ? गलत। और आगे बताओ सबसे पहला क्या होगा? शिक्षण की भी बात नहीं करते हो, तो ये भी ऑप्शन क्या? गलत। अब बचा सी और डी। योजना होगा, प्रस्तावना होगा, क्या होगा? जल्दी से बताओ। देखो, आओ हम आपको बताते हैं। पहला आप कहते हो योजना बनाना, ठीक। दूसरा आप कहते हो, क्या कहते हो बताओ? गरिमा सिंह डी, अनीता वाजपेयी सी। योजना, योजना, गरिमा सिंह डी, विमलेश, सॉरी मिस्टेक। चलिए, तो कौन सा सही होगा? जल्दी से बताओ। चौथा हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और हर बार आपके एग्जाम में 1 नंबर रखा हुआ है। हर बार आपके एग्जाम में रखा है, हर बार आपके एग्जाम में रखा हुआ है। यहां से लाओ, नोट कर लो, एक क्वेश्चन हर बार। चलिए आइए, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है, गलत नहीं होना चाहिए। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है, जल्दी से बताओ क्या होगा? हम आपका लाइव देखें, कितने लोग लाइव हो। चलिए आइए, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम की बात करें तो सही क्रम में देखो, यहां पर आपको कंफ्यूजन करता है। तो हमें सबसे पहले क्या जानना चाहिए कि हमें
ऑप्शन को पहले क्या करो, काटना सीखो। डी, ए, डी, पहला 37 का डी, ठीक, डी। चलिए आइए नीलम सिंह डी। देखो संज्ञानात्मक क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले इन्होंने क्या कर दिया, ज्ञान और अनुप्रयोग, अवबोध, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण और मूल्यांकन। मूल्यांकन तो लास्ट में होता है, लेकिन क्या यहां पर ज्ञान अनुप्रयोग की बात कर दिया, इसीलिए क्या हो गया, ये ऑप्शन कट गया। आउटस्टैंडिंग टीचिंग मेथड यू हैव सर, थैंक यू रूही खातून। चलिए यहां पर अगर मूल्यांकन की बात कर दिया और हमने आपको अभी बताया कि मूल्यांकन सबसे लास्ट में होता है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, हमको सीरीज मिलानी है। फिर यहां पर देखो मूल्यांकन की बात कर दिया, फिर ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। पहला क्या आएगा, ज्ञान अवबोध, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण और लास्ट में क्या होता है, मूल्यांकन। चलिए सबका सही हो गया, कौन सा हो जाएगा जल्दी से बताओ, डी ऑप्शन, डी हो जाएगा। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम पहला, देखो ध्यान रखो, सबसे पहला क्या होता है, ज्ञान अवबोध की बात करता है, फिर अनुप्रयोग की बात करता है, फिर विश्लेषण की बात करता है, फिर संश्लेषण की बात करता है और लास्ट में क्या होता है, मूल्यांकन। हमेशा याद रखना, ये कई बार घुमाकर क्वेश्चन पूछता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताइए, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहां से प्रारंभ किया जाना चाहिए। पेडागॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, गलत मत करना, आराम से समझ के आंसर दो इसका। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहां से प्रारंभ किया जाना चाहिए। मान लीजिए आपके पास कोई नई भाषा है, भाषा मतलब लैंग्वेज की बात कर रहा है, और आपके पास कोई नई लैंग्वेज है, मान लो आपको हिंदी आती है और इंग्लिश आपके लिए क्या है, नई भाषा है, या आपको इंग्लिश आती है और हिंदी आपके लिए क्या है, नई भाषा है, तो उसको सीखने के लिए कहाँ से स्टार्टिंग करनी चाहिए ये पूछ रहा है। तो बताओ कौन सा होगा। अरे मेरे लाल, फुरकान अहमद ए, सही बताओ क्या होगा, गलत नहीं होना चाहिए। आइए सीखते हैं क्या होगा इसका। हमने कहा नई भाषा है और उसको सीखने के लिए, देखो नीचे से स्टार्ट करें या पहला कुछ ऑप्शन पढ़ो, क्या कह रहा, अक्षरों व शब्दों के माध्यम सहचर से। अक्षर और शब्द, देखो इसको होल्ड रखते हैं, देखते हैं क्या इससे अच्छा कोई ऑप्शन मिलता है। वाक्यों के निर्माण से, क्या बताओ, कोई भाषा सीखने जाओगे और वहां पर वाक्य का मतलब सेंटेंस से सीधे स्टार्ट करोगे कि उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर या निर्माण कैसे हुआ है, नहीं ना, तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया, महागलत। अगला देखो, शब्दों के निर्माण से, ये भी नहीं, और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये तो। अब यहां पर पहला ऑप्शन पढ़ो, अक्षरों और शब्दों के मध्य सहचर से। हम आपको बताएं, जब भी आप कोई भी नई लैंग्वेज सीखते हो तो वहां पर क्या करते हो, सबसे पहले क्या करते हो, उसके अक्षर को जानते हो। अक्षर का मतलब, मान लो अगर आप इंग्लिश सीखने जा रहे हो तो उसके अक्षर ABCD ये सब जानोगे। और हिंदी अगर आपके लिए नई भाषा है तो अगर हिंदी को सीखोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, काखा गाघा ये सब सीखोगे, और उसके बाद शब्दों के माध्यम से क्या करोगे, उसका सहचर्य करोगे। तो कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन। सबका सही हो रहा है पहला। चलिए शालू जायसवाल ए, जन्नत फातिमा ए, आसमा 38 का सी, गलत हो गया बेटा आपका। गरिमा ए, विमलेश कुमार सी। चलिए सबका ए। अब बताओ इसमें क्या होगा, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है, अवरोधन कह सकते हो, अवरोधक कह सकते हो, बताओ क्या है। बालक का विद्यालय ना जाना, बालक का विद्यालय में प्रवेश ना लेना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना होगा, यहां पर ना कर लो, रहना, ठीक। बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। अब बताओ क्या होगा, जल्दी से कमेंट्स करो और आंसर दो क्या होगा।
विमलेश कुमार सॉरी, कोई बात नहीं बेटा, गलतियां ही तो इंसान को सिखाती हैं, और अगर हम गलतियां नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? गलतियां ही एक सीखने का माध्यम है, पढ़े हो ना अधिगम में, तो गलतियां ही करेंगे तभी तो सीखेंगे बेटा। चलिए इसमें बताइए क्या होगा। देखो अवरोधन का मतलब हम आपको बताएं तो पहले इसका मीनिंग समझो और आंसर अपने आप आएगा। फुरकान अहमद डी, विमलेश ए। चलो देखो अवरोधन का मतलब अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में करोगे तो अवरोधन का मतलब कहते नहीं हो कि किसी चीज पर आप अवरोधन मतलब रुक जाओ, क्या करो, रुक जाओ। तो यहां पर विद्यालय, बालक का विद्यालय ना जाना, ये तात्पर्य नहीं है। देखो जो ऑप्शन कट रहे हैं पहले उसको काटो। बालक का विद्यालय में प्रवेश ना लेना, अब आप बताओ अगर विद्यालय गए ही नहीं तो शिक्षा का मतलब क्या आ रहा है? ना जाना। तो यहां पर अवरोधन का मतलब नहीं, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना ये भी नहीं। लेकिन देखो यहाँ आपको बताएं हम, शिक्षा में अवरोधन का मतलब होता है जब कोई बालक पढ़ रहा हो और वहां पर किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय एक ही कक्षा में रह जाना। कोई बालक है मान लो 6 क्लास में पढ़ रहा है और वो 6 क्लास में 1 साल पढ़ा और दूसरे साल भी 6 क्लास में अगर है तो वो क्या है? अवरोधन है। ठीक, उसके लिए क्या है? एक अवरोधन है कि एक ही साल, 1 साल में नहीं क्रॉस कर पाया, दूसरे साल भी उसी कक्षा में प्रवेश ले रहा, तो वो क्या कहलाता है? अवरोधन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, चलो पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। पाठ्यक्रम, ध्यान से समझो, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। जल्दी से कमेंट्स करो क्या होगा। देखो आप लोग एक बार आंसर देते हो तब सही गलत जो भी देते हो दोबारा आप कभी गलती नहीं करते हो, है ना। एक बार अगर गलती हो गई तो दोबारा गलती नहीं करते हो, और सही कर लिया तो आपको आता ही है, आप महान हो ही हो, है ना। चलिए धीरेन्द्र कुमार, विमलेश कुमार, मथीन अली, फुरकान अहमद, लेकिन पढ़ तो रहा है। अच्छा, अवरोधन का मतलब बेटा उसी क्लास में रह जाना, ठीक वही कहलाता है अवरोधन। 40 का ए, 40 नंबर लगा हुआ है, 40 का ए ए ए ए ए। आइए देखते हैं क्या होगा। कह रहा है छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए, ठीक क्या बोला? छात्रों के सर्वांगीण विकास से। दूसरा कह रहा है शैक्षिक संस्थानों के विकास से। आप बताओ, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है। पाठ्य सहगामी मतलब जो उसके पाठ्यक्रम में है और उसके लिए क्या चीजें बेहतर कर सकती हैं, तो छात्रों के मानसिक विकास के लिए। ठीक, ये भी सही है ऑप्शन, मानसिक विकास के लिए, छात्रों के वैयक्तिक विकास के लिए। मतलब अब देखो यहां से एक शब्द आपको मिल गया, सर्वांगीण विकास, और सर्वांगीण विकास के अंतर्गत सारी चीजें आ जाती हैं। तो इसीलिए कहते हैं जब कोई क्वेश्चन पढ़ो तो उसमें देखो क्या कोई ऑप्शन ऐसा है कि जो दूसरे ऑप्शन को अपने में समाहित कर रहा है। देखो मानसिक विकास की बात करेगा तो क्या सर्वांगीण विकास में सारी चीजें आ जाएंगी ना। सर ए है, जैनब फातिमा, ठीक है। आइए अगला देखो, सबको समझ में आ गया? 40 के बाद आओ 41 नंबर पर, 41 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और बताओ इसमें क्या होगा। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? जल्दी से बताओ, कमेंट्स करके बताओ जल्दी से कौन सा होगा। जल्दी से बताओ क्या होगा। चलिए पहले थोड़ा सा इसके बारे में सीखते हैं। आइए हम आपको बताते हैं। पहला क्या, अगर हम कहें नतोदर वक्र, सीखने के वक्र हैं, और अगर हम नतोदर वक्र की बात करें तो आप बताओ यहां पर क्या होता है। हम आपको थोड़ा सा फिगर बना के समझाते हैं। नतोदर वक्र में पहले सीखने की गति थोड़ा कम, लेकिन बाद में क्या हो जाए? बढ़ जाए। ठीक, नदोदर वक्र वह होता है
जहां पर सीखने की गति पहले क्या हो, थोड़ी कम हो, और बाद में क्या हो जाए, बहुत तेज हो जाए, उसी को क्या कहते हो, नतोदर वक्र। दूसरा आप कहते हो उन्नतोदर वक्र। कौन सा, उन्नतोदर वक्र। इसको आप कहते हो, इसमें कैसा फिगर बनता है जानते हो? इसमें क्या हुआ, पहले आपकी सीखने की गति बहुत तेज और लेकिन बाद में क्या हो जाए, धीमी पड़ जाए। पहले सीखने की गति तेज और बाद में धीरे धीरे क्या हो जाए, डाउन हो जाए, उसी को क्या कहते हो, नतोदर वक्र। उन नतोदर वक्र और नतोदर की में बात करते हो, पहले सीखने की गति थोड़ा कम हो लेकिन बाद में क्या हो जाए, बहुत तेज हो जाए, उसी को क्या कहते हो, नतोदर वक्र। और मिश्रित वक्र की बात करें तो मिश्रित वक्र को आप कहते हो, ऐसे फिगर ड्रा करते हो और कहते हो जहां पर सीखने की गति अप एंड डाउन होती रहे, मतलब कभी बढ़े कभी घटे। तो क्या बताओगे? सर आप बहुत अच्छे से समझाते हैं। जी बिल्कुल। आइए, पहला हमने कहा नतोदर वक्र, इसमें कहा देखो सीखने की गति पहले क्या हो, थोड़ा सा धीमी हो और बाद में क्या हो जाए, तेज हो जाए, तो उसको क्या कहते हो, नतोदर वक्र। और दूसरे में उन नतोदर वक्र में क्या होता है, इसमें कहते हो, इसी को इसको कहते हो बढ़ता निष्पादन वक्र, इसको आप दूसरा नाम देते हो घटता निष्पादन वक्र। और इसमें क्या होता है, पहले तेज हो और बाद में सीखने की गति क्या हो जाए, धीमी पड़ जाए, उसको कहते हो नतोदर वक्र। और मिश्रित वक्र में क्या होता है, आप कहते हो कभी ऊपर नीचे, मतलब कभी घट रही कभी बढ़ रही, सीखने की गति क्या हो रही, कभी तेज हो रही कभी धीमी हो रही, उसको क्या कहते हो, मिश्रित वक्र। और एक वक्र और आपको बताएं, यहां पर समझो, आप एक कहते हो सरल रेखीय वक्र। क्या कहते हो, सरल रेखीय वक्र। और अगर हम सरल रेखीय वक्र की बात करें तो आप कहते हो एक ही दिशा में, मतलब एक ही वे में आप जितना प्रयास कर रहे हो उतना सीखते जा रहे हो। कहने का मतलब आप यहां पर जितना प्रयास कर रहे हो उतना सीखते जा रहे हो, ये क्या, एक सरल रेखा में आपका अधिगम बढ़ रहा। लेकिन अगर हम नतोदर की बात करें तो नतोदर में पहले सीखने की गति क्या, थोड़ा सा धीमी और बाद में क्या हो जाए, तेज हो जाए, उसको क्या कहते हो, नतोदर वक्र। और उन नतोदर वक्र में क्या होता है, पहले सीखने की गति क्या हो आपकी, तेज हो और बाद में क्या पड़ जाए, कम पड़ जाए, उसको क्या कहते हो, उन नतोदर वक्र या घटता निष्पादन वक्र। और इसको क्या कहते हो, बढ़ता निष्पादन वक्र। और मिश्रित वक्र में क्या होता है, इसी को आप एस टाइप से भी बोलते हो। मिश्रित वक्र की बात करें तो इसी को आप कहते हो एस टाइप वक्र। ये एस बना रहा है ना, देखो एस बना रहा है, तो इसीलिए क्या पड़ा है, इसका नाम एस टाइप वक्र। यहां तक सबको समझ में आया? अब बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ, 41 नंबर का आंसर क्या होगा? अनीता वाजपेयी डी। भैया कमेंट्स करो जल्दी से, हाथ ठंडे पड़ गए हैं क्या आप लोगों के? सर अभी कितनी देर तक क्लास चलेगी? बेटा बस 2-4 क्वेश्चन और। आइए जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट्स करो कौन सा आंसर होगा। डी डी। नमस्ते सर जी, हिमांशु सिंह राजपूत। कहाँ थे भैया आप लोग? चलो आंसर दो। देखो निम्न में से कौन सा अधिगम वक्र नहीं है, देखो हमने नतोदर भी बता दिया, उन्नतोदर भी, मिश्रित भी, तीनों है कि नहीं, और लंबवत बताया क्या, तो कौन सा हो जाएगा, डी। हिमांशु सिंह राजपूत कैसे हैं रिजवी सर? बढ़िया है सर, आप कैसे हैं? चलिए आइए, सबके समझ में आ गया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल ऑफलाइन वाला मजा लो, है ना। क्लास भले ही आपकी ऑनलाइन है लेकिन लगे ऐसा कि हम दोनों लोग क्या हैं, बिल्कुल साथ में। मैथ वाले सर हैं, हाँ समझ गए बेटा, पहचान गए गुरुजी, पहचान गए बिल्कुल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर देखिए क्या कह रहा है। चलिए बताइए इसका क्या होगा।
निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? और अभी यही क्वेश्चन आपको हमने पहले कराया, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से बताओ, कमेंट्स करो। इस क्वेश्चन के लिए हमें बड़ी उम्मीद है आपसे कि आपका गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी बताइए। इवरत जवी डी, बी, बी, नीलम, सुधीर बी, शालू जायसवाल बी। चलो, अभी हम आपको समझा के आए थे, वहां पर ज्ञान की बात करी थी, बोध की बात करी थी, अनुप्रयोग की बात करी थी, क्या अनुमूल्यन की बात करी थी कहीं पर? तो क्या करी थी? जहां पर हमने आपको संज्ञानात्मक क्षेत्र की बात पढ़ाई थी अभी, तो ब्लूम की टेक्सोनॉमी की बात है ये, ठीक। कहीं कहीं पर आपको संज्ञानात्मक क्षेत्र की बात कर देगा और कहीं कहीं पर आपको ब्लूम की टेक्सोनॉमी की बात करेगा। तो ब्लूम की टेक्सोनॉमी में ही उसके अंतर्गत ही आता है, तो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इज सही हो जाएगा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, चलिए जल्दी से बताइए, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास अंग नहीं है? ब्रूनर की बात करता है। देखो, एक ऐसे मनोवैज्ञानिक है ब्रूनर, जो जीन पियाजे से प्रभावित होकर इन्होंने भी एक अपना सिद्धांत दिया और उसका क्या नाम दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और इन्हीं सिद्धांत को, इन्हीं इसकी थ्योरी को एक जीन पियाजे की वैकल्पिक या विकल्प के रूप में मानी जाती है, ठीक। तो देखो, क्वेश्चन अगर बने कि विकल्प के रूप में, जीन पियाजे की विकल्प के रूप में कौन सी थ्योरी है, तो कौन सी? ब्रूनर की थ्योरी है संज्ञानात्मक विकास का। चलो जल्दी से बताओ कौन सा होगा। हम आपको बताएं, ब्रूनर ने कितनी अवस्थाएं दी? तो 3। पहला आप कहोगे प्रतिबिंब, दूसरा संकेत की बात करी, क्रियात्मक की बात करी, तो क्या कहीं अंतप्रज्ञ अवस्था की बात करी? और हम आपको अंतप्रज्ञ अवस्था की बात बताएं, काल की बात बताएं, तो यहां पर क्या होगा? अंतप्रज्ञ काल का मतलब होता है जब बालक शैशवावस्था से, जब बालक का शैशवावस्था का अंत होता है और बाल्यावस्था का प्रारंभ होता है, और उसी टाइम ड्यूरेशन को क्या बोलते हो? अंतप्रज्ञ काल। मतलब आप समझो, आप कहते हो 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बालक को हम किस में मानते हैं? शैशवावस्था में। फिर 6 से 12 वर्ष तक आप कहते हो बाल्या, और तीसरा कहते हो 12 से लेकर 18 वर्ष तक किशोरावस्था। तो आप देखो, यहां से यहां तक जैसे ही इसका अंत होता है, अंत मतलब 5 या 6 वर्ष होगा, और इसका स्टार्टिंग क्या होगा? 6 या 7, और इसी बीच के काल को हम क्या बोलते हैं? अंतप्रज्ञ काल, ठीक। चलो यहां तक क्लियर सबका? तो इन्होंने कितनी अवस्थाएं दी? 3 अवस्थाएं ब्रूनर ने। एक प्रतिबिंब की दी, दूसरा क्रियात्मक, तीसरा संकेत, ठीक। 3 अवस्थाएं दी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? शिक्षक की भूमिका नहीं है, जल्दी से आंसर करो क्या होगा? 44 का आंसर करो जल्दी से, क्या होगा? फोर्टी फोर का आंसर करो, क्या होगा? जल्दी से बताओ। चलिए, पहला ऑप्शन कह रहा है शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। 44 की बात कर रहे हैं, 44 का आंसर जल्दी से दो। पहला ऑप्शन कह रहा है शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। निःशक्त की बात कर रहा, मतलब जिसके अंदर शक्ति नहीं है, मतलब कमजोर की बात कर रहा। अब देखो, कह रहा बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, ये भी सही। कक्षा शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी सही। तो यहाँ पर देखो, कह रहा है शिक्षक को निःशक्त मतलब कमजोर बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए,
यही बात है गलत और यही आपका क्या है सही। नहीं पूछा था तो हमें कौन सा गलत है वही ढूंढना था, तो कौन सा हो जाएगा 44 का ए। ठीक, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बार कमेंट्स करके बता दो जल्दी से, सारी चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं? क्वेश्चन करने में अच्छा लग रहा है कि नहीं, जल्दी से बताओ। मोनिका राज, शालू जायसवाल ए, अनीता वाजपेयी ए, विमलेश कुमार ए, आदर्श सिंह ए, सबका ए आ गया। चलिए अगला बताइए, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थितियों में उपयोग कहलाता है। जल्दी से कमेंट्स करो क्या होगा, जल्दी से बताओ। सीखने की विधियां, पहला ऑप्शन दे रहा है सीखने की विधियां, दूसरा ऑप्शन कह रहा है सीखने का स्थानांतरण, तीसरा कह रहा है सीखने में पठार और चौथा कह रहा है सीखने में रुचि। सीखने में रुचि की बात कर रहा है, स्थानांतरण की बात कर रहा है। देखो हम आपको बताएं, यहां पर कह रहा है एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थितियों में उपयोग। अब आपको हम एक जगह पर कोई चीज सिखाएं, एक जगह का ज्ञान अगर आप दूसरी जगह पर प्रयोग करते हो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लर्निंग की बात कर रहा है यहां पर। मतलब एक जगह सीखे ज्ञान का आप दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर ले जा रहे हो, मतलब दूसरी जगह पर भी उसका प्रयोग कर रहे हो। और वही बात पूछ रहा, दूसरी परिस्थितियों में उपयोग। उपयोग मतलब आप क्या कर रहे हो, उसको यूटिलाइज कर रहे हो। तो क्या हो जाएगा, सीखने की विधियां की बात नहीं कर रहा। सीखने का पठार तो बिल्कुल गलत हो गया। सीखने में पठार की बात है भाई, अगर आप एक जगह सीखे हो और दूसरी जगह जाकर उसी का यूज भी कर रहे हो जो चीज सीखे हो, तो क्या सीखने का पठार, पठार का मतलब होता है रुक जाना। तो ये क्या हो गया गलत। सीखने में रुचि की भी बात नहीं कर रहा, लेकिन देखो स्थानांतरण की बात कर रहा, ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा, कि अगर आप एक जगह सीखे हो और दूसरी जगह पर जाकर उसका क्या कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो। चलिए ठीक, समझ में आ गया सबको। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए आइए, आपकी स्क्रीन पर यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जल्दी से बताइए इसमें क्या होगा। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, ये क्वेश्चन हो चुका है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो देखिए हमारे साथ डेली आपको हम 4 बजे मिलेंगे और आप लोग सुबह से लेकर नेट को बचा कर रखा करिए, क्योंकि शाम को हमारी 4 बजे क्लास चलेगी, सबको पता है ना। तो 4 बजे क्लास करेगी, एक बार जल्दी से कमेंट्स कर दो, हाल चाल बता दो, जल्दी से चलें फिर। मोनिका राज यस, ठीक है। तो सब लोग बने रहना, 22 तक हम आपको अच्छे से प्रैक्टिस करा देंगे, बढ़िया से बढ़िया। देखो अभी स्टार्टिंग था तो थोड़े से क्वेश्चन हम क्या कर रहे थे, थोड़े से हल्के क्वेश्चन रखे, ताकि आपको लगे कि हाँ हमें कुछ आता है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ा दें थोड़ा सा। और अभी आपको क्या करेंगे, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन की सीरीज तैयार है मेरे पास, क्वेश्चन की कमी बिल्कुल नहीं है। बस आप लोगों को सहयोग करना है कि आप मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक। चलिए ठीक है सर, आइए माइक। नमस्कार बच्चों, और आप लोगों ने रिजवी सर की क्लास करी होगी और 2 दिन क्लास चली है हमारे SSG गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर। और आपसे जो क्लास चलेगी वो टीचर भर्ती गुरुकुल पर चलेगी, क्योंकि मेन फोकस टीचर भर्ती गुरुकुल पर ही टीचर की क्लास चलना है। लेकिन इंट्रोड्यूस जो कराना था हमको वो गुरुकुल पर करा दिया है, क्योंकि गुरुकुल पे काफ़ी बच्चे जो टीचर भर्ती के लिए हैं यहाँ पर और जिनका फ़ोन आ रहा था। तो आप सभी लोगों ने अगर टीचर भर्ती गुरुकुल का अभी चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा। और डेली क्लासेस आपकी चलती हैं। तो CDP के लिए रिजवी सर को सिलेक्ट किया गया है, मैथ के लिए सुमित सर को सिलेक्ट किया गया है, हिंदी के लिए दिव्य कमल सर को, और अभी संस्कृत भी आपकी शुरू हो जाएगी। और EVS वाला पार्ट हम देख ही रहे हैं और आज भी क्लास हमारी चलेगी। तो EVS की क्लास आज मेरी शाम को चलेगी, वो टीचर भर्ती गुरुकुल पर ही चलेगी। तो सब लोग टीचर भर्ती गुरुकुल को ही ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना।
ओके। और 23 जनवरी को आपका पेपर है, 23 जनवरी को यूपी टेट का पेपर है, और उसके पहले पहले मैं कोशिश करूँगा कि सारे जो सब्जेक्ट हैं उसको इस प्रकार से समाप्त कर दिया जाए कि आपका पेपर अच्छा हो जाए। अच्छा का मतलब बहुत अच्छा हो जाए, जो हम लोग 10 दिन में आपको देंगे, है ना, वो आपने पूरे महीनों तक किसी और संस्थान में नहीं प्राप्त किया होगा। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए, और नीचे जो लाइन चल रही है, नंबर चल रहे हैं, इस पर आप कॉल करके समस्या भी बता सकते हैं कि आपको क्या समस्या है। और जो भी इंक्वायरी करना हो कि नया बैच कब आएगा, सुपर टेट का बैच कब आएगा, अभी टेट का भाई पेपर हो जाने दो, और टेट का पेपर जब हो जाएगा तो जब पता चलेगा कि हमारे लोगों ने सिलेक्शन दिया है और नंबर अच्छे आए हैं तो सुपर टेट का बैच तभी लाया जाएगा, अभी नहीं। देखिए कमेंट बॉक्स में आया होगा, एक लिंक आया होगा यूट्यूब का, उस पर आप क्लिक करके टीचर भर्ती गुरुकुल को ज्वाइन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। तो कल से जो 4 बजे क्लास चलेगी वो टीचर भर्ती गुरुकुल पे चलेगी, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इंग्लिश की क्लास, बेटा इंग्लिश की क्लास तो आपकी चली रही ना टीचर भर्ती गुरुकुल पर, ठीक है। टीचर भर्ती गुरुकुल पर इंग्लिश की क्लास, हिंदी की क्लास, मैथ की क्लास, ईवीएस की क्लास सब चल रही हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को।